जय हिंद साथियों, नमस्कार, नमस्ते, गुड इवनिंग। आप सभी साथियों का जीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, बात करें आज की इस क्लास की, तो आज की इस क्लास में हम लोग यूपी बीएड एग्जाम में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सभी साथी जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं और अपने सभी साथियों में क्लास को शेयर कर। तो चलिए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। तो साथियों, आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ चला गया, तो मैंने खुद को हाइड कर दिया है ताकि आप लोगों को स्क्रीन पे सभी क्वेश्चन जो है, सभी प्रश्न जो है वो आसानी से दिखाई दे, ताकि आप उसे अपने नोटबुक में नोट कर सकें। ठीक है, तो आज हम लोग जो है सामान्य ज्ञान यानी जीके की क्लास है, और पिछले कई वर्षों से बीएड एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी साथी चैनल पे नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने सभी साथियों में क्लास को शेयर करेंगे। क्लास को शेयर करते रहिएगा आप लोग, ठीक है। तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जो भी साथी नए आते हैं चैनल पे, और क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, सभी साथियों में शेयर कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसा लगा। ठीक है, आपके लाइक, कमेंट और शेयर से हमें मोटिवेशन मिलती है और भी वीडियो बनाने की। ठीक है, अगर क्लास की पीडीएफ फाइल अगर आप चाहते हैं तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, यानी हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां से जाकर के आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सारी पीडीएफ फाइल आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। ठीक है, तो साथियों देखिए, आपके जो बीएड का एग्ज़ाम होता है उसमें आपके 2 पेपर होते हैं। ठीक है, 2 पेपर होते हैं, जिसमें आपका पहला जो पेपर होता है उसमें आपके जीके जीएस और हिंदी का होता है। ठीक है, इसमें 2 भाग होते हैं आपके। पहला आपका होता है जीके जीएस और दूसरा होता है हिंदी। और दूसरा पेपर जो होता है आपका, उसमें आपका रीजनिंग आता है, और उसके बाद में आपके सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन आते हैं। जैसे आर्ट्स के हैं तो आर्ट्स का क्वेश्चन आएगा, और अगर साइंस वर्ग के हैं आप तो साइंस वर्ग के क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो हम लोग जो आपका पहला पेपर होता है उसकी बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोग जीके जीएस की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो जीके जीएस के आपके 50 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं? 50 प्रश्न आते हैं, और ये 50 प्रश्न आपके 100 नंबर के आते हैं, यानी एक प्रश्न आपके 2 नंबर का आता है। ठीक है, तो बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग इसकी तैयारी करेंगे, और ये गारंटी है कि 50 के 50 आप करके आएंगे, है ना, क्योंकि जो बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं उन्हीं को हम लोग आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये 100 नंबर का आपका आता है, 50 प्रश्न आते हैं। ठीक है, इसमें आपके भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जियोग्राफी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सब लोग जल्दी से क्लास को शेयर करते रहिए। ठीक है, चलिए, तो साथियों आज जिन प्रश्नों को मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये सभी प्रश्न आपके यूपी बीएड 2012 में पूछे गए हैं। ठीक है, और इस क्लास में हम लोग केवल 25 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, बाकी के 25 प्रश्न हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो बात करें हम लोग पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न कहता है कि भारतीय संसद का अर्थ है। ऑप्शन ए है राज्यसभा लोकसभा, ऑप्शन बी है राज्यसभा लोकसभा प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति राज्यसभा लोकसभा, ऑप्शन डी कहता है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति लोकसभा। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति राज्यसभा लोकसभा। ये तीनों ही हमारे संसद के महत्वपूर्ण अंग होते हैं, इन्हीं तीनों से मिलकर हमारी संसद का निर्माण होता है। ठीक है, और जो लोकसभा होता है ये संसद का सबसे निम्न सदन होता है, राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 कहता है कि निम्न में से किसमें शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है? ऑप्शन ए है कोयला, ऑप्शन बी है खाना पकाने की गैस, ऑप्शन सी है उच्च ऑक्टेन वाला ईंधन, और ऑप्शन डी है निम्न ऑक्टेन वाला ईंधन।
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च ऑक्टेन वाला ईंधन। इसमें जो है शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है। चलिए बात करें प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 कहता है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए है घानानंद ने, ऑप्शन बी कौटिल्य। कौटिल्य मतलब चाणक्य, जिसे हम लोग विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। चाणक्य के 3 नाम थे, कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त। ऑप्शन सी है बिंबिसार, ऑप्शन डी है पुष्यमित्र। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी कौटिल्य यानी चाणक्य। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य यानी चाणक्य ने की थी। बात करें प्रश्न नंबर 4 की। भारत के राष्ट्रीयवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि ऑप्शन ए कहता है कि वे समझते थे कि यह मात्र दिखावा है। ऑप्शन बी कहता है कि कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। ऑप्शन सी है कमीशन के सदस्य भारत के विरुद्ध धारणाओं वाले थे। और ऑप्शन डी है कि वह भारतीयों की मांगों को पूरा नहीं करता था। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कमीशन के सभी सदस्य जो थे वो अंग्रेज थे, इसलिए भारत के जो राष्ट्रवादी नेता थे वो साइमन कमीशन का बहिष्कार किए, क्योंकि इस कमीशन में जितने भी सदस्य थे वो सभी अंग्रेज थे। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज्य प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था? ऑप्शन ए कहता है बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन बी है अशोक मेहता समिति। ऑप्शन सी है रॉयल कमीशन समिति या ऑप्शन डी है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बलवंत राय मेहता समिति। भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव जो है वो बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। और इस समिति ने ये बताया था कि पंचायत जो है वो 3 स्तर पे होनी चाहिए। ठीक है, एक तो हमारे ग्राम स्तर पे होती है, एक हमारे ब्लॉक स्तर पे होती है और एक आपका जिला पंचायत होता है। तो बलवंत राय समिति जो थी इन्होंने 3 स्तरीय पंचायत की बारे में बताया। ठीक है, ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर, इन 3 स्तर पे पंचायतों के बारे में इन्होंने बताया। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है? ऑप्शन ए है 352, ऑप्शन बी है 356, ऑप्शन सी है 360, ऑप्शन डी है 370। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 356। संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर, यानी जब संवैधानिक प्रक्रिया जो होती है, संविधान यानी जो कानून होता है उसके जब प्रक्रिया होती है, जब वो असफल हो जाता है तो किसी राज्य में जब राष्ट्रपति शासन लगानी होती है तो संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा 356। बात करें प्रश्न नंबर 7 की। लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए कहता है ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड की। ऑप्शन बी है ऑक्सीजन तथा जल की। ऑप्शन सी है सीसा कार्बन डाइऑक्साइड की। ऑप्शन डी है सीसा और ऑक्सीजन की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन तथा जल की। ठीक है, हमने साइंस में पढ़ा है कि जब लोहे में जंग लगता है तो इसमें क्या होता है कि जो लोहे की वस्तु होती है वो वायुमंडलीय में उपस्थित नमी वायु से क्रिया करके जंग लगने की प्रक्रिया जो होती है वो शुरू होती है। तो इसके लिए आवश्यक चीज़ें के बारे में आपसे पूछा गया है कि जंग लगने के लिए कि क्या आवश्यक है। तो जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल दोनों की आवश्यकता होती है, तभी जो है लोहे पे जंग लगता है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा। बात करें प्रश्न नंबर 8 की। कह रहा है कि शीशा है एक, ऑप्शन ए है शुद्ध ठोस पदार्थ है, ऑप्शन बी है अति शीतती द्रव पदार्थ है, ऑप्शन सी है जैल है, ऑप्शन डी है बहुलक है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अति शीतती द्रव पदार्थ, है ना। शीशा जो है एक द्रव पदार्थ है और आपने देखा होगा कि सर्दियों के समय क्या होता है, जो मोटे शीशे होते हैं खिड़कियों में लगे होते हैं
वो अतिशीतती द्रव की भांति होते हैं, मतलब वो नीचे से तो मोटे होंगे और ऊपर से पतले होंगे, है ना। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि शीशा जो है वो एक अतिशीतती द्रव पदार्थ है। ठीक है, बात करें प्रश्न नंबर 9 की, यूरेनियम अंततः किस तत्व के अस्थायी आइसोटोप समस्थानिक में बदल जाता है। ऑप्शन ए कहता है रेडियम, ऑप्शन बी है थोरियम, ऑप्शन सी है सीसा और ऑप्शन डी है पोलोनियम। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीसा। यूरेनियम अंततः सीसा तत्व के अस्थायी यानी आइसोटोप समस्थानिक में बदल जाता है। बात करें प्रश्न नंबर 10 की, राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए कहता है पुणे, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है नागपुर, ऑप्शन डी है चेन्नई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागपुर। राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नागपुर में स्थित है। बात करें प्रश्न नंबर 11 की। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है सरदार पटेल, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की, भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है। ऑप्शन ए है प्रश्नकाल, ऑप्शन बी है शून्यकाल, ऑप्शन सी है संकल्प, ऑप्शन डी है राष्ट्रपति का भाषण। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, शून्यकाल। भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में शून्यकाल की जो प्रक्रिया होती है उसे समाविष्ट की गई है। बात करें प्रश्न नंबर 13 की, पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से मदद मिलती है। ऑप्शन ए सीमेंट का सामर्थ्य बढ़ाने में, ऑप्शन बी सीमेंट में शीघ्र जमने में, ऑप्शन सी सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने में, ऑप्शन डी सीमेंट की लागत कम करने में। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने के लिए उसमें पोर्टलैंड में सीमेंट जो होता है उसमें जिप्सम को मिलाया जाता है ताकि सीमेंट जो है वो जल्दी से जमे नहीं। ठीक है, बात करें प्रश्न नंबर 14 की, श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है। ऑप्शन ए है कागज उद्योग के कर्मचारियों में, ऑप्शन बी सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में, ऑप्शन सी कपास उद्योग के कर्मचारियों में, ऑप्शन डी पीड़कनाशक उद्योग के कर्मचारियों में। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीड़कनाशक उद्योग के कर्मचारियों में। बात करें प्रश्न नंबर 15 की, आयोडोफार्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। ऑप्शन ए है ज्वर रोधी, ऑप्शन बी पीड़ाहारी, ऑप्शन सी प्रतिरोधी, ऑप्शन डी संज्ञाहारी या निश्चेतक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिरोधी। आयोडोफार्म का जो प्रयोग है वो प्रतिरोधी के रूप में किया जाता है। बात करें प्रश्न नंबर 16 की, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि क्या होती है, उतनी ही रहेगी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी घट जाएगी, ऑप्शन सी शून्य हो जाएगी या ऑप्शन डी बढ़ेगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बढ़ेगी। पेंडुलम को जब आप चंद्रमा पे ले जाएंगे तो उसकी जो समय अवधि होगी वो बढ़ जाएगी। ठीक है, बात करें प्रश्न नंबर 17 की, लार किसके पाचन में मदद करती है। ऑप्शन ए वसा के पाचन में, ऑप्शन बी स्टार्च के पाचन में, ऑप्शन सी प्रोटीन के पाचन में, ऑप्शन डी विटामिन के पाचन में। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टार्च के पाचन में। लार जो है वो स्टार्च के पाचन में मदद करती है। बात करें प्रश्न नंबर 18 की, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है। ऑप्शन ए अंत प्रकोष्ठिका, ऑप्शन बी प्रगांडिका, ऑप्शन सी उरु अस्थि, ऑप्शन डी अंतःजीविका। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उरु अस्थि। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि जो है उरु अस्थि है, जिसे हम लोग पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या है, पीयूष ग्रंथि। ठीक है, चलिए बात करें प्रश्न नंबर 19 की, ल्यूकीकिया या रक्त कैंसर का लक्षण निम्न में से किसमें असामान्य
वृद्धि है? ऑप्शन ए कहता है लाल रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन बी है श्वेत रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन सी है रक्त पटिकाण, ऑप्शन डी है रक्त प्लाज्मा। मतलब ये कि क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि ल्यूकीकिया या जो रक्त कैंसर है इसका लक्षण कैसे पता चलता है, इसमें से किसकी जो है असामान्य वृद्धि होती है जिससे हमें ये पता चलता है कि रक्त कैंसर हुआ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्वेत रक्त कोशिकाओं की असामान्य वृद्धि होने पर पता लगता है कि रक्त कैंसर हुआ है। ये रक्त कैंसर का एक प्रमुख लक्षण है। बात करें प्रश्न नंबर 20 की, किस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है? ऑप्शन ए है दालचीनी, ऑप्शन बी है लौंग, ऑप्शन सी है नीम, ऑप्शन डी है पाम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दालचीनी। दालचीनी पेड़ की जो छाल होती है वो मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। ठीक है। बात करें प्रश्न नंबर 21 की, तो प्रश्न नंबर 21 कहता है नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक था। ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन बख्तियार, ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन कासिम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन बख्तियार। नालंदा विश्वविद्यालय को मोहम्मद बिन बख्तियार ने नष्ट करवाया था। बात करें प्रश्न नंबर 22 की, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था। ऑप्शन ए है कौटिल्य, ऑप्शन बी सेल्यूकस, ऑप्शन सी मैगस्थनीज, ऑप्शन डी जस्टिन। देखिए आप लोग क्लास को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और अपने सभी साथियों में शेयर करते रहिए। बहुत ही शानदार प्रश्नों के साथ मैं क्लास की शुरुआत कर चुका हूं और आपको सभी प्रश्न जो है सभी महत्वपूर्ण प्रश्न ही बता रहा हूं। ये सभी प्रश्न आपके यूपी बीएड 2012 में पूछे जा चुके हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये। ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत मैगस्थनीज था। ठीक है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की। प्रश्न नंबर 23 कह रहा रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? ऑप्शन ए है अबुल फजल, ऑप्शन बी बांदा यूनी, ऑप्शन सी अब्दुल लतीफ़, ऑप्शन डी ईश्वर दास। इसका सही जवाब होगा यहाँ ईश्वर दास नहीं होगा, यहाँ पे ईश्वर दास होगा। ठीक है, ईश्वर दास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बांदा यूनी ने। ठीक है। रामायण का अनुवाद जो है वो फारसी भाषा में बांदा यूनी ने किया था। बात करें प्रश्न नंबर 24 की, तो निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का जो विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? आपको बताना है कि इनमें से किस ब्रिटिश ने ये स्वीकार किया था कि जो 1857 का विद्रोह हुआ था एक राष्ट्रीय विद्रोह था। ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी है लॉर्ड एलनबरो, ऑप्शन डी है डिज़रायली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी डिज़रायली जो है इसने ये स्वीकार किया था कि जो 1857 में विद्रोह हुआ था वो एक राष्ट्रीय विद्रोह था। ठीक है। बात करें प्रश्न नंबर 25 की, जो कि आज की इस क्लास का आखिरी प्रश्न है। प्रश्न नंबर 25 कहता है कि चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पे पहुंची? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है औरंगजेब, ऑप्शन सी है जहांगीर, ऑप्शन डी है शाहजहां। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जहांगीर। जहांगीर एक मुगल शासक था और इसको चित्रकारी बहुत ही पसंद थी। इतनी पसंद थी कि इसके शासन काल में चित्रकारी जो वो अपने उच्चतम सीमा पे पहुंच गया था, है ना। तो साथियों आज के इस क्लास में हम लोगों ने जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया जो कि आपके बीएड एग्ज़ाम के संबंधित हैं और ये सभी प्रश्न आपके बीएड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो अगर आप बीएड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को आप लोग पूरे देखिएगा शुरू से लेकर अंत तक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों में शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक कमेंट से हमें मोटिवेट मिलता है और भी काम करने का और भी अच्छे तरीके से कार्य करने का। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।